Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of mechanical properties of the fluids. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तरलों के यांत्रिक गुण। तो तरल क्या होते हैं? तरल अर्थात लिक्विड वे पदार्थ जो बहने का गुण रखते हैं, ठीक है ना? वे पदार्थ जो बहने का गुण रखते हैं तरल कहलाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, मतलब बहने का गुण जो रखते हैं वे पदार्थ तरल कहलाते हैं, ठीक है ना? तो अब ये तरलों में से ध्यान रखिएगा कि इनको दो तरह से डिस्कस किया गया है। अगर स्थिर तरल है तो उनका जो अध्ययन किया जाता है वो ध्यान रखना द्रव स्थैतिकी में स्थिर तरलों का अध्ययन ये होता है द्रव स्थैतिकी। और गतिशील तरल जो है, गतिशील तरलों का अध्ययन ये जो होता है ये अध्ययन किया जाता है द्रव गतिकी में। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स और इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। तो ध्यान रखिएगा, तरल वे पदार्थ होते हैं जो बहने का गुण रखते हैं, तरल कहलाते हैं। ये दो तरह से इनका अध्ययन होता है। अगर हम स्थिर तरलों का अध्ययन करते हैं तो वो द्रव स्थैतिकी अर्थात हाइड्रोस्टैटिक्स में अध्ययन करेंगे, और मोशनल फ्लूइड है अगर गतिमान गतिशील तरलों का अध्ययन देखा जाए तो द्रव गतिकी में होगा, हाइड्रोडायनेमिक्स में। ओके, और ध्यान रखिएगा कि तरलों का एक विशेष गुण होता है जो विरूपक बल का न्यूनतम विरोध करते हैं। ध्यान रखिएगा, तरलों का एक विशेष गुण होता है जो कि किसी भी बाह्य या विरूपक बल का न्यूनतम विरोध करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि पानी में आप हाथ मारना चाहते हैं या डुबोना चाहते हैं तो कितना विरोध करता है। आप अगर वही हाथ किसी ठोस वस्तु में मारना चाहे, दीवार में मारना चाहे तो क्या होगा? कितना विरोध किया दीवार ने, ठीक है ना? वो उसमें जाएगा नहीं, उल्टा आपको चोट लगेगी। लेकिन द्रव में जो बहने का गुण रख रहा है उसमें अगर आपने हाथ डुबो दिया तो हाथ आपका घुस जाएगा आराम से, लेकिन कोई आपके हाथ में किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव का एक विशेष गुण है जो आपके द्वारा लगाए गए बाह्य बल का या विरूपक बल का न्यूनतम विरोध कर रहा है, ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि दाब क्या होता है। तो दाब होता है एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात P = F/A। ध्यान रखिएगा, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, P = F/A, ठीक है ना? अब इसके मात्रक क्या हो जाएंगे? देखिएगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी होता है। दूसरा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख देते हैं। पास्कल भी लिखते हैं और इसको PA से ऐसे डिनोट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल भी लिखते हैं, एटमॉस्फेयर। ATM लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना? बार, टार, ठीक है ना? ये भी लिखते हैं, और साथ में सेंटीमीटर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। पारे के स्तंभ में जब लिखेंगे, पारे के स्तंभ की ऊंचाई के रूप में लिखेंगे तो मात्रक सेंटीमीटर या मिलीमीटर भी लिखते हैं। तो ये सारे दाब के मात्रक हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, पास्कल, वायुमंडल, बार, टार, सेंटीमीटर या मिलीमीटर
मरकरी के द्रव स्तंभ के ऊंचाई के बराबर, मरकरी में चढ़े हुए स्तंभ के तुल्य, ठीक है ना। तो अब इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनके रिलेशन क्या होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले हम ये ध्यान रखिएगा कि पानी का घनत्व जो होता है ये होता है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और द्रव का घनत्व जो होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1 एटीएम, एक वायुमंडल, ये जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, यानी मरकरी के 76 सेंटीमीटर ऊंचाई में चढ़े हुए पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि P का सूत्र जो होता है वो Hg होता है, ठीक है ना। इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, प्रेशर जो होगा H कितना है यहाँ पर 76 सेंटीमीटर, तो 0.76 मीटर, ठीक है ना। D कितना है मरकरी के लिए 13.6 × 10⁻³ और G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम P का मान रखेंगे Hg, तो 0.76 13.6 × 10⁻³ × 9.8, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये आया 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1.01 10⁵ पास्कल भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है। तो ये हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब और पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में जो संबंध होता है उसके बीच में ये रिलेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वायुमंडलीय दाब को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब देखिएगा 1 टॉर्क क्या होता है, ये जो होता है 1 मिलीमीटर Hg कॉलम, ठीक है ना। 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम हाइट, ठीक है। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा H का मान 1 mm है, 1 × 10⁻³ मीटर। D मरकरी ही है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर निकालेंगे Hdg 1 × 10⁻³ 13.6 × 10⁻³ 9.8, तो ये 133 आ जाएगा। प्रेशर का मान कितना आ जाएगा 133। अब इसको हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख दें, चाहे पास्कल लिख दें, दोनों भी इक्वल होते हैं। तो पास्कल लिख दीजिएगा, या 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन आ गया कि 1 टॉर्क इक्वल्स टू 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो इस प्रकार से हम इनको भी, ध्यान रखिएगा, एटीएम को हमने बदल लिया और टॉर्क को भी बदल दिया, ओके। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम ये 1 एटीएम का मान जो लिखा 1.01 या 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 × 10⁵ पास्कल, और 1 टॉर्क इक्वल्स टू 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 133 पास्कल। तो इस तरीके से हम इनको परिवर्तित करके दाब के मान निकाल सकते हैं। अगर वायुमंडल में दिया हो तो भी MKS में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में निकाल सकते हैं, और अगर टॉर में दिया है तो भी हम उसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल में
बदल सकते हैं।